हाल ही में गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया और इस आयोजन के दौरान इजराइल के एक फिल्म मेकर द्वारा कश्मीरी पंडितों पर बनी एक फिल्म पर एक विवादित बयान दिया गया। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बयान के बाद, इस पूरे विवादित बयान के बाद कश्मीरी पंडितों के पलायन का जो विषय था, उनके एक्सोडस का जो विषय था, वो एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। ऐसे में इस विषय के तमाम बिंदुओं को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर पर बात करेंगे। इसके बाद हम एक्सोडस यानी पलायन की पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे कारण रहे, ऐसी कौन सी घटनाएं रही जो अंततः पलायन के लिए जिसकी वजह से लोगों को मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा हम जो हाई प्रोफाइल घटनाएं हुई इस पूरी अवधि के दौरान, उन घटनाओं पर बात करेंगे और साथ ही 19 जनवरी 1990 को क्या हुआ था, जो महापलायन का दिन था, जो एक्सोडस का दिन था, उस दिन को क्या हुआ था, कितने लोगों ने पलायन किया, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों की वापसी का जो सवाल, जो हमेशा से सवाल पूछा जाता रहा है, उस सवाल पर भी समझने की कोशिश करेंगे। अंत में एक प्रश्न पर बात करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में से लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे भारतीय समाज और कश्मीर अलगाववाद के मुद्दे से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है व्हेन कश्मीरी पंडित फ्लेड द वैली मोर देन 30 years ago, यानी आज से तकरीबन 30 से 32 साल पहले जब कश्मीरी पंडितों ने घाटी को छोड़ा था, तो उस समय किस तरह की घटनाएं देखने को मिली थी। उस पूरी अवधि के दौरान ऐसे कौन से प्रकरण रहे थे जिनकी वजह से कश्मीरी पंडित अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। इसी विषय को लेकर इस पूरी न्यूज में बात की गई है, इसी विषय को समझने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम उसकी पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। महापलायन यानी उसके जो एक्सोडस था, उस एक्सोडस की पृष्ठभूमि पर बात कर लेते हैं कि ये कहानी शुरू कहां से होती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1977 से, जब जम्मू कश्मीर में पहली बार निष्पक्ष चुनाव आयोजित किए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में पहले कभी चुनाव आयोजित हुए ही नहीं। जम्मू कश्मीर में पहले भी चुनाव आयोजित हुए। आजादी के बाद कश्मीर में कई बार चुनाव आयोजित किए गए, लेकिन इन तमाम चुनावों के दौरान केंद्र सरकार पर चुनावों में छेड़छाड़ करने का आरोप लगता रहा। लेकिन इसके बाद साल 1975 में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच एक समझौता होता है और इस समझौते के हिस्से के तौर पर निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने पर सहमति जताई जाती है। यानी इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस पार्टी थी और शेख अब्दुल्ला की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थी, दोनों ने एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति व्यक्त की और इसी सहमति के हिस्से के तौर पर साल 1977 में चुनाव आयोजित किए गए और इन चुनावों में जीत मिली शेख अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को। भारी मतों से जीत प्राप्त हुई। अब शेख अब्दुल्ला कौन थे, उन्हें समझ लेना भी जरूरी है। शेख अब्दुल्ला इस पूरी भूमिका में, इस पूरी कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। शेख अब्दुल्ला को कश्मीर की राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर को भारत में शामिल करने के लिए, जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के लिए एक सक्रिय भूमिका अदा की थी। इन्होंने जब अपनी राजनीति की शुरुआत की थी तो इन्होंने अपनी राजनीति को सेक्युलर रूप दिया था, बहुत धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष रूप दिया था। लेकिन धीरे धीरे जब इनके करियर का अंतिम समय आया तो इन्होंने अपनी राजनीति में कुछ बदलाव कर लिया और अपनी राजनीति को सांप्रदायिक रूप देने लगे। धीरे धीरे ये सेक्युलरिज्म से आगे बढ़कर बहुत ज्यादा कम्युनल होने लगे और इन्हीं के पूरा जो कार्यकाल था, इन्हीं के जीवन का जो अंतिम समय था, उसी अंतिम समय में इन्होंने अपनी कई भाषणों में कश्मीरी पंडित को आउटसाइडर्स के तौर पर भी संबोधित किया था। यानी इन्होंने अपने जीवन काल में कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी हुआ उसकी नींव रख दी थी। इसके बाद ये मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन 1982 में इनकी मृत्यु हो गई। यानी जो दोबारा चुनाव आयोजित होने थे 1983 में, दोबारा चुनाव आयोजित होने से पहले ही 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई और इसके बाद पार्टी की कमान गई इनके बेटे फारूक अब्दुल्ला के पास। यानी फारूक अब्दुल्ला अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख बन गए थे। इसके बाद 1983 में जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से चुनाव आयोजित किए गए और इन चुनावों के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी मतों से जीत प्राप्त हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव जीत गई और अब जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने फारूक अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर को एक नया मुख्यमंत्री, एक नया सीएम प्राप्त हुआ था। लेकिन फारूक अब्दुल्ला बहुत लंबे समय तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री नहीं रह सके।
साल 1984 में यानी फारूक अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार ने जम्मू कश्मीर में एक राजनीतिक तख्ता पलट किया और इस राजनीतिक तख्ता पलट के माध्यम से फारूक अब्दुल्ला को सत्ता से बाहर कर दिया गया। कैसे हुआ ये राजनीतिक तख्ता पलट? तो इस राजनीतिक तख्ता पलट के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्टी थी, उस पार्टी के 12 विधायकों ने केंद्र सरकार यानी इंदिरा गांधी की सरकार के कहने पर अपनी ही पार्टी से विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे गुलाम मोहम्मद शाह। अब गुलाम मोहम्मद शाह भी एक विशेष कैरेक्टर है। गुलाम मोहम्मद शाह की सबसे बड़ी बात यह थी कि गुलाम मोहम्मद शाह फारूक अब्दुल्ला के ब्रदर इन लॉ थे, यानी दो रिश्तेदार, दो आपसी संबंधी ही सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और इस लड़ाई में अंततः जीत हुई गुलाम मोहम्मद शाह की। जो फारूक अब्दुल्ला थे उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से एक नया मुख्यमंत्री प्राप्त हुआ। इस नए मुख्यमंत्री का नाम था गुलाम मोहम्मद शाह। तो इस तरह से राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल रही थी हमें जम्मू कश्मीर में, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वहां पर लोकतंत्र को एक बड़ा झटका लगा था। एक वहां पर जो कू हुआ था, जो एक पॉलिटिकल तख्ता पलट देखने को मिला था, इस तख्ता पलट की वजह से वहां पर डेमोक्रेसी को एक बड़ा झटका लगा और इस झटके की वजह से सरकार और प्रशासन पर, अथॉरिटीज पर, गवर्नमेंट पर, इसके अलावा लोकतंत्र पर आम लोगों का जो विश्वास था वो विश्वास धीरे धीरे कमजोर होने लगा। इसकी वजह से कश्मीर में हिंसा बढ़ने लगी। इसके बाद साल 1984 में एक घटना और होती है और उस घटना की वजह से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन, अलगाववादी विद्रोह और तेजी से बढ़ने लगता है और ये घटना थी JKLF के चीफ मकबूल भट्ट की फांसी। साल 1984 में JKLF के संस्थापक मकबूल भट्ट को फांसी दे दी जाती है। JKLF की स्थापना साल 1977 में मकबूल भट्ट द्वारा ही की गई थी और इस संगठन का प्राथमिक उद्देश्य जम्मू कश्मीर को भारत और पाकिस्तान दोनों से आजाद कराकर एक नए मुल्क के तौर पर स्थापित करना था। लेकिन धीरे धीरे अपनी स्थापना के कुछ समय बाद ये जो पूरा संगठन था JKLF, ये संगठन धीरे धीरे पाकिस्तान की ओर झुकने लगा और इस संगठन ने भारत सरकार के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ दी और इसी लड़ाई के बाद मकबूल भट्ट को फांसी दे दी गई साल 1984 में। इसे साल 1984 में दिल्ली में फांसी दी गई और मकबूल भट्ट की मौत के बाद और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति की वजह से कश्मीर में जो अलगाववादी आंदोलन था, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट था, वो और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा। कश्मीर में हिंसा बढ़ने लगी, कट्टरता बढ़ने लगी और ऐसी स्थिति में JKLF का भी बहुत तेजी से विस्तार होने लगा, जो कि आगे चलकर एक आतंकवादी संगठन का रूप ले लेता है। JKLF को धीरे धीरे पाकिस्तान का समर्थन भी प्राप्त हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान की सरकार द्वारा, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी द्वारा कश्मीर के कई आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। जो पाकिस्तान ने अवैध तौर पर जिस कश्मीर के क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है, उस क्षेत्र में कश्मीर के कई लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी और ट्रेनिंग दिए जाने के बाद उन्हें वापस कश्मीर, भारतीय कश्मीर में भेजा जाता था, जहां पर वो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते थे। ऐसे में इस पूरी स्थिति में पाकिस्तान ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। लेकिन इसी बीच साल 1986 में हमें एक और विशेष घटना देखने को मिलती है। साल 1986 में राजीव गांधी की केंद्र सरकार द्वारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ताले को खोल दिया जाता है और साल 1986 में ही हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति दे दी जाती है। अब जब केंद्र सरकार का ये निर्णय आता है, इस पूरे निर्णय के बाद देश भर में दोनों पक्षों के बीच, हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ने लगता है और इस तनाव का प्रभाव, इस पूरे निर्णय का प्रभाव हमें जम्मू कश्मीर पर भी देखने को मिलता है और जम्मू कश्मीर में भी दोनों पक्ष, हिंदू और मुस्लिम पक्ष, एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले करने लगते हैं और इसी बीच साल 1986 में ही जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री थे गुलाम शाह, उन्होंने भी एक बड़ा निर्णय लिया। उनके निर्णय की वजह से भी जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। जम्मू कश्मीर का जो सामाजिक ताना बाना था, उसमें एक बड़ा प्रभाव, उसमें एक बड़ा संकट देखने को मिला। इन्होंने निर्णय लिया कि जम्मू में जो सिविल सेक्रेटेरिएट मौजूद है, उस सिविल सचिवालय में जो एक प्राचीन मंदिर है, जो प्राचीन हिंदू मंदिर है, उस मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण किया जाए। अब जैसे ही इस निर्णय की खबर आम लोगों तक पहुंची तो जम्मू कश्मीर के आम लोगों ने, वहां खासतौर पर जो हिंदू आबादी थी, उन्होंने सड़कों पर उतरकर विरोध करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम आबादी पहले ही केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध कर रही थी, तो ऐसे में दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अब जब दोनों पक्ष आमने सामने आ गए तो कश्मीर में दंगों की शुरुआत हो गई। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा थी,
तो ऐसे में व्यापक स्तर पर हिंदू आबादी के घरों पर हमले किए जाने लगे, हिंदू मंदिरों पर हमले किए जाने लगे। और इसी बीच इसी पूरी स्थिति को देखते हुए जब कश्मीर में जो कम्युनल स्थिति थी, जो सांप्रदायिक स्थिति थी, जो कम्युनल हेट्रेड था, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। तो इसी स्थिति को देखते हुए साल 1986 में ही राजीव गांधी की सरकार ने गुलाम शाह की सरकार को बर्खास्त कर दिया और एक बार फिर से फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन फारूक अब्दुल्ला बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रह सके, वो मात्र 2 महीने तक ही मुख्यमंत्री रहे, यानी उन्हें केवल एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के तौर पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद साल 1987 में जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से चुनाव आयोजित हुए और कहा जाता है कि साल 1987 के जो चुनाव थे उन्होंने जम्मू कश्मीर की इतिहास को, कश्मीरी पंडितों के साथ जो घटनाएं हुई उस पूरी घटना के इतिहास को एक नया रूप दिया। इन चुनावों में मुख्य तौर पर 2 पक्ष शामिल थे। पहला पक्ष था नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, और दूसरा पक्ष था, यानी यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी इसे केंद्र की कांग्रेस पार्टी का समर्थन भी प्राप्त था। और दूसरा पक्ष था मुस्लिम संयुक्त मोर्चा, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। अब मुस्लिम संयुक्त मोर्चा जो था वो एक कोएलिशन गठबंधन था, वो एक गठबंधन था जिसमें मुख्य तौर पर वो पार्टियां, वो लोग शामिल थे जो कि भारत सरकार के खिलाफ थे, जो कि भारत के खिलाफ थे और जो कि कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते थे। अब लेकिन उस समय की जमीनी स्थिति ये थी कि यदि आप उस समय की जमीनी स्थिति को देखते तो ये कहा जा रहा था कि इन चुनावों में स्पष्ट तौर पर मुस्लिम संयुक्त मोर्चा की जीत होगी, क्योंकि उस समय तक कश्मीर की जो जनता थी, कश्मीर का जो युवा था, वो पूरी तरह से रेडिकलाइज हो गया था। लेकिन जब इन 1987 के चुनावों के परिणाम सामने आए, इनका रिजल्ट सामने आया, तो परिणामों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी जीत प्राप्त हुई और कई विशेषज्ञों द्वारा, खासतौर पर जो हुर्रियत के नेता थे, जो सेपरेटिस्ट लोग थे, उनके द्वारा ये आरोप लगाए गए कि ये जो चुनाव थे ये पूरी तरह से रिग्ड थे। इन चुनावों में केंद्र सरकार द्वारा, फारूक अब्दुल्ला की सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा पूरी तरह से छेड़छाड़ की गई है। और इसी वजह से जो MUF के कई नेता थे उन्होंने हिंसक आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। MUF के कई नेता आतंकवादी भी बन गए, इसके कई जो बड़े नेता थे वो आगे चलकर बहुत बड़े मिलिटेंट बन गए। इसके बाद साल 1989 में केंद्रीय मंत्री मुफ्ती सईद, जिनका संबंध जम्मू कश्मीर से था, इनकी बेटी रुबैया सईद की अगुवाई कर ली गई, उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया और इस अपहरण की एवज में 5 आतंकवादियों की रिहा की मांग की गई। लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने आतंकवादियों को रिहा भी कर दिया। जब आतंकवादियों को रिहा किया गया तो कश्मीर में जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा जश्न मनाया था। उनका मानना था कि इस पूरे रिहाई के माध्यम से आतंकवादियों ने, जो जिहादी थे, उन्होंने सरकार को, भारत सरकार को घुटनों पर झुका दिया है। तो इस तरह से हमें तमाम घटनाएं देखने को मिली और इन्हीं घटनाओं के बाद, इसी पूरी घटना के बाद जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी थे उनकी स्थिति और जो जो अलगाववादी थे उनकी स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत होने लगी, बहुत ज्यादा तेज होने लगी और हमें व्यापक स्तर पर लोगों की हत्याएं देखने को मिलती हैं। कई हाई प्रोफाइल हत्याएं देखने को मिलती हैं। इन हाई प्रोफाइल हत्याओं में सबसे पहली हत्या हुई 13 सितंबर 1989 को आतंकवादियों द्वारा भाजपा नेता टीका लाल पत्तू की हत्या कर दी गई। इसके बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई 4 नवंबर 1989 को, जब एक रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी गई। और यहाँ सबसे विशेष बात ये थी कि ये जो हत्या हुई थी ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के बाहर की गई थी। यानी स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कि उस समय आतंकवादियों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद थे कि उन्होंने हाई कोर्ट के बाहर, जहां सुरक्षा इतनी ज्यादा मजबूत रहती है, हाई कोर्ट के बाहर एक रिटायर्ड जज की हत्या कर दी। अब इन रिटायर्ड जज की हत्या क्यों की गई थी? तो इनकी हत्या की गई थी क्योंकि यही वो जज थे जिन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी। इसके अलावा तीसरी घटना 27 दिसंबर 1989 को देखने को मिली, जब पत्रकार और वकील प्रेमनाथ भट्ट की हत्या कर दी गई, जो जिन्हें भारत का समर्थक माना जाता था, भारत सरकार का समर्थक माना जाता था और जो कि जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़े रखना चाहते थे। तो ये तो कुछ विशेष घटनाएं हुई, कुछ हाई प्रोफाइल घटनाएं हुई, लेकिन यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस पूरी अवधि के दौरान भी सामान्य कश्मीरी पंडितों की नियमित तौर पर हत्याएं की जा रही थी। उस समय तक स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर थी कि उस पूरी अवधि के दौरान कश्मीरी पंडितों की हिट लिस्ट जारी की जाती थी। हिट लिस्ट यानी उन लोगों के नाम जारी किए जाते थे जिन लोगों को मारा जाना है, यानी उन लोगों को पूरी तरह से डराया जाता था कि या तो वो मर जाएं या फिर अपने घरों को छोड़कर बाहर चले जाएं। तो इस तरह से कई हाई प्रोफाइल घटनाएं देखने को मिलती हैं और इन्हीं घटनाओं में अंततः आता है 19 जनवरी 1990 का दिन, जिस दिन हमें महापलायन यानी एक्सोडस की घटना देखने को मिलती है।
तो ये दिन कैसे आए, इस पर बात करें तो हमने पहले ही देखा कि हाई प्रोफाइल घटनाओं की वजह से जो कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही थी, उसकी वजह से कश्मीर में माहौल बहुत ज्यादा गंभीर हो गया था। और इसी गंभीर माहौल को देखते हुए केंद्र में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल की सरकार ने फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त कर दिया, उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया। और वहां पर 19 जनवरी 1990 को राज्यपाल शासन यानी गवर्नर्स रूल लागू कर दिया गया और यहाँ के नए गवर्नर नियुक्त किए गए जगमोहन मल्होत्रा। जगमोहन मल्होत्रा को जम्मू कश्मीर का नया राज्यपाल बनाया गया। अब जगमोहन मल्होत्रा जम्मू कश्मीर के पहले भी राज्यपाल रहे थे। जब फारूक अब्दुल्ला को पहले उनके पद से हटाया गया था तब भी जगमोहन मल्होत्रा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। इन्हें दोबारा राज्यपाल बनाया गया और राज्यपाल बनाया गया 19 जनवरी 1990 को। लेकिन जब वो अपना पद संभालने के लिए जम्मू कश्मीर जा रहे थे तो उस समय जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर में मौसम बहुत ज्यादा खराब हुआ करता था और इसी वजह से वो जम्मू तक ही पहुंच सके, वो कश्मीर में नहीं जा सके। और उस समय तक कश्मीर में स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो इस वजह से कश्मीर में कोई भी प्रशासन मौजूद नहीं था, ना तो वहां पर कोई मुख्यमंत्री था क्योंकि फारूक अब्दुल्ला पहले ही इस्तीफा दे चुके थे, और ना तो वहां पर कोई राज्यपाल मौजूद था। तो इस तरह से प्रशासन कोई नहीं था और इसी वजह से कश्मीर में 1990 में 19 जनवरी 1990 को हमें एक बड़ी घटना देखने को मिलती है, एक बड़ा पलायन देखने को मिलता है। और 19 जनवरी 1990 की इस रात को कश्मीर के इतिहास में, कश्मीरी पंडितों के इतिहास में एक बहुत ही काला दिन माना जाता है, काली रात मानी जाती है। 19 जनवरी 1990 के बाद कट्टर भीड़ द्वारा आम लोगों पर, जो कश्मीरी पंडित थे, उन पर हमले किए गए, सांप्रदायिक नारे लगाए गए और पंडितों के घरों पर, जो कश्मीरी पंडित थे उनके घरों पर हमले किए गए, उनकी हत्याएं की गई और उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। जो हिंदू मंदिर थे उन मंदिरों पर हमले किए गए। इसके अलावा उस पूरी अवधि के दौरान एक नारा सबसे ज्यादा प्रमुख था। ये नारा था रलिव सलिव या फिर गलिव। इस नारे को यदि आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो नारे का मतलब होगा कि या तो आप इस्लाम में परिवर्तित हो जाएं, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएं, या फिर ये जगह छोड़ दें, पलायन कर लें, या फिर मौत का सामना करें। तो इस पूरे अवधि के दौरान इस तरह की कई नारे हमें आम लोगों की जबान से देखने को मिलते हैं। आम लोगों द्वारा कश्मीरी पंडितों के खिलाफ इस तरह के नारे लगाए गए और इस पूरी अवधि के दौरान अगले कुछ समय में हमें भारी मात्रा में पलायन देखने को मिलता है। और कश्मीरी पंडितों द्वारा बाद में जो संघ बनाया गया, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, उस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी अवधि के दौरान जनवरी 1990 में 75,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से पलायन किया था। कश्मीर से वो जम्मू आए थे या फिर भारत के अलग अलग अन्य क्षेत्रों में गए थे। इसके अलावा मार्च 1990 के बाद भी इस पूरी अवधि के दौरान 70,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया था। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी बताती है कि इस पूरी अवधि के दौरान, इस पूरे प्रकरण के दौरान 650 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की हत्या भी हुई थी। तो ये तो पलायन की बात हुई, एक्सोडस की बात हुई। अब अंत में कश्मीरी पंडितों की वापसी का जो सवाल हमेशा से पूछा जाता रहा है, उस सवाल पर बात करते हैं। तो हमने पहले ही बात की कि हजारों की संख्या में लोग कश्मीर से जम्मू पहुंचे थे। अब इस पूरे पलायन के दौरान जिन लोगों के पास संसाधन मौजूद थे, रिसोर्सेज मौजूद थे, उन लोगों ने वो लोग बड़े शहरों में चले गए, दिल्ली चले गए, बॉम्बे चले गए, लखनऊ चले गए, पुणे चले गए, कोलकाता चले गए, इस तरह के बड़े बड़े शहरों में चले गए। या फिर जिन लोगों के पास ज्यादा संसाधन मौजूद थे वो विदेशों में भी चले गए। लेकिन जिन लोगों के पास संसाधन मौजूद नहीं थे उन लोगों को छोटे छोटे गंदे शिविरों में रहने के लिए, कैंप्स में रहने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा, जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा इसके बाद इस संबंध में कई प्रयास किए गए। इन्हीं प्रयासों के हिस्से के तौर पर जगती नाम से एक बस्ती का भी निर्माण किया गया है जम्मू में, और इस बस्ती में मौजूदा समय में 4 से 5 हजार कश्मीरी परिवार, कश्मीरी पंडित परिवार मौजूद हैं। इसके अलावा मौजूदा समय में भी कई लोग, हजारों परिवार अभी भी सरकारी कैंपों में रहने को मजबूर हैं। यानी मौजूदा समय में अभी भी कई कश्मीरी पंडितों की स्थिति, कई कश्मीरी परिवारों की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। आपको याद होगा कि अगस्त 5, 2019 को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन भी कर दिया गया था। इस पूरी घटना के बाद, इस पूरे निर्णय के बाद भी ऐसा कहा जा सकता है कि अभी तक कश्मीरी पंडितों की स्थिति में कुछ विशेष सुधार देखने को नहीं मिला है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि कश्मीरी पंडितों की वापसी का जो सवाल है वो एक मुश्किल राह के तौर पर दिखाई देता है। इस संबंध में अभी तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है, ना तो केंद्र सरकार द्वारा और ना ही जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा।
हालांकि केंद्र सरकार द्वारा पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर को लेकर जिस तरह की नीतियां अपनाई गई हैं, उन नीतियों से जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि उन नीतियों की वजह से कश्मीरी पंडितों का जो स्थिति है, कश्मीरी पंडितों की जो स्थिति है, उसमें कुछ हद तक सुधार जरूर देखने को मिलेगा। तो ये तो अंत में कश्मीरी पंडितों की वापसी का सवाल हुआ। अब अंत में एक प्रश्न पर बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 के जरिए प्राप्त विशेष दर्जे की समाप्ति ने जम्मू कश्मीर को मुख्यधारा से जोड़ने में कितना योगदान दिया है। यानी आपको बताना है कि 370 अनुच्छेद 370 के कुछ विशेष प्रावधानों को जो समाप्त किया गया था, यानी उसके जरिए जो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाया गया था, उस विशेष दर्जे के हटाए जाने से जम्मू कश्मीर की स्थिति में, यानी जम्मू कश्मीर के लोगों की स्थिति में कितना ज्यादा सुधार हुआ है। आपको इस विषय पर विस्तार से चर्चा करनी है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जब जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया गया था तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।